नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने CNN के छत्ते में जो आग लगाई है, इस आग की तपश CNN को अंदर से कई महीनों तक महसूस होती रहेगी। CNN वो मीडिया हाउस है जिसने ट्रंप को हरवाने में और जो बाइडेन की जीत में सबसे अहम किरदार अदा किया है। अब हमने इनसे पंगा लिया है तो अब हमें मजबूत होकर खड़े रहना है, क्योंकि अब हमें आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। हमारे खिलाफ नई साजिशें होंगी और यहूदी लॉबी और पेंटागन अब इमरान खान के खिलाफ हर किस्म की साजिश और प्रोपेगेंडा करने में पेश होंगी। लेकिन ये चीज इमरान खान के हक में है, क्योंकि अमरीकी और यहूदी लॉबी को खिलाफ करके चीन और रूस अपना सारा जोर इमरान खान को सेव करने में लगाएंगे। मुकाबला अब शुरू हुआ है। सैयदना इमरान खान अब खामोशी से पॉपकॉर्न खाएंगे, जबकि रूस और चीन इमरान खान को बचाएंगे और जबकि यहूदी लॉबी और अमरीकी लॉबी इमरान खान के खिलाफ काम करेंगे। आखिर ये एंटीसेमेटिक या एंटीसेमेटिज्म क्या चीज है? ऐसा कोई बयान जिसमें यहूदियों के अकायद, इनके मजहब या उनकी तारीख को निशाना बनाया जाए, इसे एंटीसेमेटिक कहते हैं और ऐसे रुझानात को एंटीसेमिटिज्म भी कहा जाता है। कल रात जब शाह महमूद कुरैशी ने CNN होस्ट को इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मगरबी मीडिया का सही चेहरा वहां पर दिखाया और जब होस्ट को किसी तरफ से जान छुड़ाने का कोई रास्ता ना मिला तो इसने शाह साहब के बयान को एंटीसेमेटिक करार दे दिया। आइए हकाइक जानते हैं। इंटरव्यू लेने वाली होस्ट बियाना गोल्डरेगा बेजाते खुद एक यहूदी औरत है और हमें इसके अकीदे पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अमूमी तौर पर यहूदियों के खिलाफ तारीख में होने वाले तमाम इक़दामात बशमूल 14वीं सदी स्पेन में यहूदियों की फांसियां, 16वीं सदी में यूक्रेन में यहूदियों का कत्लेआम, रूस में इनकी बेदखली और बिलखसूस होलोकास्ट, इन सब के हक में दलाइल देने को या इनका किसी भी बिलावास्ता या बिलवास्ता दिफा करने को एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। अब देखें, यहूदियों ने खुद को एक मजलूम कौम के तौर पर दुनिया के सामने दिखाया है, चाहे इनके खिलाफ किए गए इक़दामात दुरुस्त हों या गलत। इन्होंने अपने खिलाफ होने वाली तमाम किस्म की तारीखी ज्यादतियों को रेसिज्म का नाम दिया है। अब आते हैं शाह महमूद कुरैशी के बयान की तरफ। इन्होंने अपने इंटरव्यू में इसराइल को टारगेट करते हुए कहा कि वो इस वक्त आलमी मीडिया को कंट्रोल किए हुए है और मुकम्मल तौर पर इन पर इन्वेस्ट कर रहा है। ये बयान किसी तौर पर भी एंटीसेमेटिक नहीं है, लेकिन अमूमन बियाना गोल्डरेगा जैसी एंकर्स को आदत होती है कि जब इनके पास किसी किस्म की दलील बाकी नहीं रहती तो वो इसे रेसिज्म का जाती हमला कह देती है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब यहूदी हैं, जिनमें से महज 65 से 70 लाख यहूदी ही इसराइल में आबाद है, बाकी अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद है। अब शाह महमूद कुरैशी का बयान एंटीसेमेटिक तो तब होता जब वो दुनिया भर के यहूदियों के खिलाफ बात करता, जबकि इन्होंने तो सिर्फ इसराइल की रियासत को गलत, काबिज और मीडिया को कंट्रोल करने वाली कहा, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया भर में आबाद तकरीबन सारे ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसराइल के खिलाफ हैं और वो इसे गासिब समझते हैं। हेराडी फिरका जो यहूदियों का सबसे बड़ा फिरका है, वो भी इसराइली रियासत का बड़ा नाकद है। इसका मतलब है कि वो भी एंटीसेमेटिक हुए। शाह महमूद कुरैशी का टारगेट इसराइल की रियासत और वो जोन्स थे जो इसराइल को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया भर में बियाना गोल्डरेगा जैसे सहाफियों की आदत है कि वो शाह महमूद कुरैशी जैसे बेहतरीन गेस्ट स्पीकर्स के सामने दलाइल मुयस्सर ना होने की सूरत में मजहब की आड़ में छुप जाते हैं। अब आते हैं डीप पॉकेट्स की जानिब। ये ट्रिम बुनियादी तौर पर एक फिक्रे से माखूज है जो कि 50 की दहाई में पहली दफा इस्तेमाल की गई। वो फिक्रा कुछ यूं था: अ पर्सन विद शॉर्ट आर्म्स एंड डीप पॉकेट्स इज अ पर्सन हु सेव्स मनी एंड डज नॉट ऑफन स्पेंड इट। यानी शॉर्ट आर्म्स और डीप पॉकेट्स से मुराद ऐसा बंदा है जिसके बाजू छोटे हों और इसकी जेबें बड़ी हों और यूं इसके छोटे बाजू इसकी जेबों तक नहीं पहुंच सकते। ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो कि पैसे बचाता है और इसको खर्च नहीं करता। यानी पाकिस्तानी जुबान में शेखों को हम शॉर्ट आर्म्स और डीप पॉकेट्स कह सकते हैं। अमेरिकन सेलिंग लैंग्वेज में डीप पॉकेट से मुराद ये होता है जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो, इसको डीप पॉकेट्स कहते हैं। जैसे अमेरिका में बिल गेट्स को डीप पॉकेट्स कहा जाता है। इसके बाद डीप पॉकेट्स का लफ्ज इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब आसान अल्फाज में ये होता है किसी काम को करने के लिए पैसा वो लगाए जिसके पास दौलत हो और इसको करे कोई और, यानी सामने कोई और हो और पीछे पैसा किसी और का हो। इसको डीप पॉकेट्स कहते हैं। अब हर मुल्क के मीडिया पर शुरू ही से इल्जाम लगता है कि मीडिया के पीछे पैसा बहुत से पावर ब्रोकर या इन लोगों का होता है जिनके इस मुल्क में स्टेक्स होते हैं और फिर मीडिया इसके खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलता। मसलन मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो पाकिस्तान में मलिक रियाज का मीडिया पर कंट्रोल है क्योंकि मलिक रियाज मीडिया में पैसा लगाता है। यही वजह है मलिक रियाज का नाम कोई मीडिया चैनल नहीं ले सकता, लिहाजा मलिक रियाज पाकिस्तानी मीडिया की डीप पॉकेट्स है। दूसरे नंबर पर जरदारी और शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने अपने पालतू सहाफी और कालम निगार रखे हुए हैं। इन पालतू सहाफियों और कालम निगारों के लिए जरदारी और शरीफ डीप पॉकेट्स हैं। इसी तरह माजी में इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसे ही सहाफी रखती थी। ये है डीप पॉकेट्स की मिसाल। मुशर्रफ के दौर में मीडिया को आजादी मिली और 2005 के जल्जले के बाद पाकिस्तान में बहुत सी गैर मुल्की
NGOs ने काम करना शुरू किया। इन NGOs को बाहर से फंडिंग आती थी, फिर इन्होंने यहाँ कुछ लोकल NGOs को भी हायर किया और इनको भी बराह रास्त फंडिंग दी। ये फंडिंग बाद में मीडिया में इस्तेमाल होने लगी। सैफमा इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन ये वो NGO है जिसको अमेरिका से फंडिंग मिलती थी, यानी अमेरिका, हिंदुस्तान, UAE और इसराइल से NGOs को फंडिंग होती थी और इस फंडिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मीडिया में होता था। ये NGOs उन मीडिया हाउसेस के लिए डीप पॉकेट्स थी, यही वजह थी। एंकरान बारी तनख्वाहों पर काम करते थे, सब हंसी खुशी गुजर बसर कर रहे थे। अक्टूबर 2018 में इमरान खान ने 18 NGOs को मुल्क पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल करके निकल जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद मीडिया हाउसेस में इनकी फंडिंग खत्म हो गई और मीडिया हाउसेस घुटने पर आ गए। जब मीडिया हाउसेस घुटने पर आ गए तो बारी बारी तनख्वाहें लेने वाले एंकरान की तनख्वाहें आधी हो गई और मीडिया में डाउन साइजिंग का काम शुरू हो गया। और आज ये आलम आ गया है कि हम सब वेबसाइट वाले अपनी वेबसाइट पर बाकायदा मांगना शुरू हो चुके हैं। ये डीप पॉकेट्स की एक मिसाल है। ऐसे ही अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत ही मजबूत है और इनका अमेरिकन मीडिया पर इस कदर कंट्रोल है कि अमेरिकन मीडिया पर आपको इसराइल के खिलाफ कोई खबर नजर नहीं आएगी। अमेरिका खुद दुनिया को सुपर पावर कहता है, लेकिन फिर ये इसराइल के खिलाफ खबरें लगाने से क्यों डरता है? हत्ता कि अमेरिका के अंदर तजजिया निगार ये कहते हैं कि हमें इसराइल के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होती और अगर कोई बोले तो इसका इस सोसाइटी में रहना मुहाल हो जाता है। आप अमेरिका में यहूदी लॉबी का कंट्रोल देखें कि पिछले 50 साल में अमेरिकन मीडिया में इसराइल के लिए लफ्ज कब्जा को 25% खत्म ही कर दिया गया है, यानी इसराइल के लिए कब्जा का लफ्ज आज से 50 साल पहले जितना इस्तेमाल किया जाता था वो आज 2021 में 85% कम हो चुका है। ऐसे ही नई नस्ल की जहन साजी की जाती है। यहूदी NGOs अमेरिकन हुकूमत और अमेरिका में मौजूद बाअसर लोगों पर पैसा खर्च करती है। मसलन बेला हदीद एक अमेरिकन मॉडल है, इसने फलस्तीन के हक में बयान दिया तो डायर ने बेला हदीद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसी तरह लास वेगास सैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर एक भारी अमाउंट खर्च की, जिसका नतीजा आप ये देख लें कि ट्रंप का दामाद अरबों और इसराइल के दरमियान डील कराने में खुद पेश था और ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में पूरी कोशिश की ईरान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए और जंग शुरू की जाए ताकि इसराइल को महफूज किया जा सके। इसको कहते हैं डीप पॉकेट्स। कुछ पाकिस्तानी मीडिया के चमचे शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर बढ़ चढ़ के तपे हुए थे, तो इनके लिए ये था ताकि अवाम जान सके ये डीप पॉकेट्स हर मुल्क में होती है और हर मुल्क में डीप पॉकेट्स की नौयत मुख्तलिफ होती है। कहीं इन डीप पॉकेट्स की नौयत लोकल होती है, जैसे पाकिस्तान में शरीफ, जरदारी और मलिक रियाज, और कहीं ये इंटरनेशनल नौयत की होती है, जैसे अमेरिका में यहूदी लॉबी। उम्मीद है डीप पॉकेट्स की अब आपको समझ लग चुकी होगी।